आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का सर्किल वाला पार्ट। और सर्किल वाला जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन की दृष्टि से। तो मेंसुरेशन की दृष्टि का क्या मतलब है, हम लोग बात करेंगे सर्किल के क्षेत्रफल और परिमाप निकालने, यानी एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको एग्जामिनेशन में किस तरह से जल्दी सॉल्व करें। तो जल्दी सॉल्व करने की बात तो बात की है, वो सारे ट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगा इसी लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक्स को इसको क्लियर कराना चाहता हूं। और मेरा तरीका भी यही है कि पहले आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, ट्रिक्स तो आप अपने आप सीख जाओगे। यहां पे कुछ फार्मूलेस लिखे हुए हैं, ठीक है, सर्किल से रिलेटेड। सर्किल क्या होता है, बेसिकली ये एक सर्किल आपके सामने ये बना हुआ है और आपसे बोला गया कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो सामने लिखा हुआ फार्मूला क्या है इसका। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये सभी लोग बच्चे जानते हैं इस बात को। पाई क्या होता है, 22/7 होता है। इसका मान क्या होता है, 3.14 होता है। पाई बेसिकली होता क्या है, पाई इज द कांस्टेंट, एक नियत मान होता है। अगर मैं एक सर्किल लेता हूं और सर्किल के जो परिमाप है, परिमाप आप जानते हो ना, परिमाप से मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर से मतलब होता है ये टोटल लेंथ कितनी है, ये पूरी जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई में इसको नापूं। तो अगर इस पूरी लंबाई को बोलता हूं मैं सरकमफ्रेंस यानी परिधि। अगर आप परिधि को इसके डायमीटर व्यास से डिवाइड लगा देते हो तो आपके पास एक निश्चित मान आता है पाई का। ये कांस्टेंट मान आता है, चाहे आप सर्किल छोटा लेना, चाहे इतना बड़ा लेना, और बड़ा लेना, और बड़ा लेना, और बड़ा लेना, लेकिन कभी भी आप परिधि को जब आप उसके डायमीटर से यानी व्यास से डिवाइड लगाओगे तो आपके पास एक निश्चित एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसी का मान होता है पाई। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्यों होता है इसको भी मैं समझाऊंगा, ये ऐसा क्यों निकलता है एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। परिधि क्या, फार्मूला क्या है, 2πr, ठीक है। बेसिकली यहां पर ये क्या है, ये सेंटर से लेकर, देखो एक जब भी कोई एक वृत्त बनता है, ध्यान से समझना इस बात को, जो भी एक वृत्त बनता है वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। और हर बिंदु की सर्किल के बीच में एक निश्चित एक ऐसा बिंदु होगा जिससे डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होंगी हर बिंदु की, ठीक है। ऐसा पॉइंट जहां पर सर्किल पर स्थित किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस हो, यानी बराबर दूरी पे हो, तो इस बिंदु को तो बोलते हैं सेंटर, और यहां से लेकर परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। तो ये सारी जो है वृत्त की त्रिज्या ही कहलाती हैं, ठीक है। तो ये रेडियस हो गई, और त्रिज्या को मैं डबल कर देता तो उसको मैं व्यास बोलता हूं, ठीक। आइए अर्धवृत्त की बात करते हैं। तो याद रखिएगा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, यानी परिधि का मान क्या होता है, 2πr फार्मूला है, उससे वैल्यू डालेंगे हम, निकल जाएगा आर का मान यहाँ पर रखने पर, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होती हैं, लेकिन मेरा काम है कि मुझे सारी बात पे ही डिस्कस करना है, कोई भी पॉइंट मुझे छोड़ना नहीं है, तो मैं अपना काम यहाँ पे करूंगा। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। आधा वृत्त का मतलब डेफिनेटली उसको इंग्लिश में बोलेंगे सेमी सर्किल। और जब सेमी सर्किल की बात होगी तो यहां पर अगर पूरे सर्किल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, तो आधे वृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी आधा हो जाएगा पूरे सर्किल का एरिया। लेकिन पेरीमीटर की जब मैंने बात की तो पेरीमीटर ऑफ पूरे सर्किल का 2πr है, और आधे सर्किल का 2πr अपॉन 2, यानी आधा नहीं होगा। और आधा ना होने का रीजन ये है, जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो जैसे ही आपने देखा कि ये जो पार्ट है ये एक कैसा है, वक्राकार घुमा हुआ पार्ट, ठीक। इसकी जो लेंथ है वो 2πr से निकलेगी, ठीक है, 2πr अपॉन 2 से निकलेगी, यानी πr हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये बाकी रह गई इसमें जोड़ना, ठीक है। तो अब जब मैं इस वाली लेंथ में यानी πr में अगर मैं r प्लस r जोड़ दूंगा तब मेरे पास ये पूरी पैरामीटर तैयार होगी। इस वजह से पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो क्या निकल के आता है, πr प्लस 2r, ठीक है। समझ गए बात को, चलो ठीक है ना भाई। ये πr कैसे निकल के आया, पूरे का 2πr है, आधे का केवल πr, यानी इतने का ये जो लेंथ है वो πr है, और ये r और r ये 2r हो गए। तो πr प्लस 2r क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक। इसको अपने कॉपी पर नोट करते चलना भाई, आगे बढ़ता हूं, चलो। तो अब है आपके सामने लिखा हुआ क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं चतुर्थांश।
एरिया क्या हो गया, डेफिनेटली पूरे जो सर्किल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपन 4, क्योंकि चतुर्थ भाग है। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है फोर्थ पार्ट। अगर ये पूरा एक वृत्त है और वृत्त का केवल मैंने चौथाई हिस्सा लूंगा, तो चौथाई हिस्सा लेने का मतलब ही मेरे पास ये क्वाड्रेंट बन गया, जो कि आपके सामने ऐसा लिखा हुआ ये बना हुआ है, ठीक है। अगर एक क्वाड्र से मतलब ही होता है 4 का, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब चौथाई हिस्सा, यानी उसको बोलते हैं हिंदी में चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। तो एक वृत्त का चौथा हिस्सा है, उसका एरिया, पूरे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो चौथे हिस्से का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, जो कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। जब मैंने इसकी परिधि की बात की, अर्थात सरकमफ्रेंस की मैं बात बोलूंगा, तो यहां पर पूरा जो ये केवल घुमा हुआ पार्ट है, ये कितना हो जाएगा, पूरे वृत्त का 2 पाई आर होता है, और ये चौथाई हिस्सा इसलिए मैंने 4 से भाग लगाया, 2 बार कट गया, पाई आर अपॉन 2, तो ये वाला हिस्सा आ गया। अभी ये वाला हिस्सा बचा है और ये वाला हिस्सा बचा है, तो मैं क्या करूंगा, पाई आर अपॉन 2 में आर प्लस आर अर्थात 2r जोड़ दूंगा, तो मेरे पास इस पूरे का पेरीमीटर आ जाएगा, ये सरकमफ्रेंस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r, ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का परिमाप, ठीक। फिर लिखा हुआ वृत्ताकार पथ या रिंग। इस पर एक सवाल आपके पास अक्सर बनता रहता है, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला बड़ा इजी है और समझाने में भी इजी है, कुछ बात नहीं है। जैसे कि एक सर्किल है और बाहर एक सर्किल बना हुआ, ये इसका ये जो शेडेड लाइन से आपके पास लिखा हुआ है, यही पाथ है, यही रास्ता है, और इस रास्ते का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले सर्किल के क्षेत्रफल में से छोटे वाले सर्किल के क्षेत्रफल को घटा दूंगा, तो मेरे पास ये एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। अब जब मैं ऐसा करूंगा तो डेफिनेटली बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मानी है, छोटी की त्रिज्या मैंने स्मॉल आर मानी है, तो क्या करूंगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई को ले लूंगा कॉमन, और ये फार्मूला मेरे पास बन जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, सर्कुलर पाथ, ठीक। तो वृत्ताकार पथ का या रिंग का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गया त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ सर्किल। त्रिज्यखंड से क्या मतलब है, तो त्रिज्यखंड से मतलब केवल इतना है भाई मेरे, सेक्टर क्या चीज होती है, जैसे एक पूरा सर्किल है, ठीक है ना भाई। सर्किल त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्याओं से निर्मित खंड। त्रिज्यखंड से मतलब ये है कि त्रिज्याओं से निर्मित खंड। त्रिज्याओं से निर्मित खंड से मतलब ये है कि अगर ये सेंटर है और अगर मैं यहां से, ये आर है, ये आर है, तो यहां से ये जो सर्किल, ये जो त्रिज्यखंड है, ये कितना ये क्षेत्र बनाएगा और इसी का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो जब भी मुझे थीटा की वैल्यू, जैसे यहां पर एक चित्र बना हुआ है, आप इसमें देखेंगे ए ओ बी, ये एक त्रिज्यखंड है, उसका मुझे एरिया निकालना है। तो ये वाला एंगल अगर मुझे दिया गया है थीटा, ठीक है, तो मुझे क्या, देखो पूरे वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया निकालना है, तो मान लो मुझे आधे वृत्त का निकालना होता, तो आधा वृत्त क्या होता है 180 और पूरा वृत्त क्या होता है 360। जब मैं ऐसा कर देता हूं तभी तो मैं 1/2 लिखता हूं आधे वृत्त के लिए। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया, मुझे चौथाई हिस्से का निकालना है, तो चौथाई हिस्से का 90 डिग्री और पूरा कितना होता है 360 डिग्री का पूरा वृत्त होता है, ठीक है। और जब मैं इसको काटता हूं तो चौथाई हिस्से का सर्किल का एरिया निकल आता है ना। उसी हिसाब से मान लो कि ये थीटा मिसिंग है, मुझे नहीं पता कितना है, थीटा दिया गया है, ठीक है, बटे में 360 करूंगा तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बन जाएगा ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल के आया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। याद रखिएगा इस चीज को। इन केस अगर आपके पास थीटा मिसिंग होता है, यहां से थीटा नहीं दिया गया होता और केवल आपको रेडियस दी गई होती है और लेंथ ऑफ आर्क ये वाली एल आपको दी जाती है, तो अब आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो आपके लिए निकालने के लिए फार्मूला है 1/2 आर इंटू, यहां पे मिस हुए थोड़ा सा और मैं इसको लिखवा देता हूं आपको, आर इंटू एल, ठीक।
यानी अगर आपको ये रेडियस दी गई है और चाप, इसको बोलते हैं चाप, आर्क बोलते हैं इस चीज को, ये वाली चीज, ठीक है ना, ये वाली चीज केवल इतनी हिस्सा, ठीक। तो इसकी लेंथ अगर आपको दी गई है L, तो 1/2 L इंटू आर लगा देंगे तो भी आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। अब आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड से मतलब होता है सेगमेंट। तो सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है? तो सेगमेंट ऑफ सर्किल को समझिए जरा। सेगमेंट ऑफ सर्किल से मतलब क्या है? अगर आप कोई सर्किल लेते हो, ठीक है ना भाई, कोई सा भी आपने सर्किल लिया जैसे, ठीक। अब उस सर्किल में अगर आपने एक चाप एक कोड खींचा, एक जीवा खींची, ठीक है। जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा जीवा कहलाती है, अर्थात कोड कहलाती है, ठीक है। अगर मैं सेंटर से ऐसे इसको मिला दूं, ठीक, तो मैं देखूंगा, या मुझे इसकी भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी सेंटर वाली बात दिखाने की, मुझे केवल सेक्टर बताना है आपको, सेक्टर क्या है। तो ये वाला, ये जो लाइन है ना, ये वाले जो कोड है, ये जो कोड है, ये जो जीवा है, ये यहां से लेकर यहां, एक तो सेक्टर ये तो एक सर्किल का ये वाला पार्ट बन गया, और यही जीवा एक ऊपर एक पार्ट बना रही है। इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, अर्थात माइनर सेगमेंट का मतलब क्या होता है? माइनर सेगमेंट का मतलब होता है लघु खंड, ठीक है, लघु खंड। और इसको बोलते हैं ऊपर जो बनता है, ये जो एरिया कवर होता है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट से मतलब ये होता है दीर्घ खंड। क्या होता है? दीर्घ खंड, ठीक है, दीर्घ खंड, ठीक। इतनी बात क्लियर? तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अब बात आ रही है कि पर्टिकुलरली सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो हमको केवल सेगमेंट से मेरा मतलब समझे, अगर आप इस चित्र में देख रहे हो तो मैं किसके एरिया की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं साहब इसकी, ए से लेकर बी, ये वाली लेंथ और ये हुई। अगर मुझे केवल इतने पूरे वृत्त में से केवल रेड वाले पार्ट का एरिया मुझे चाहिए, जो भी मैंने यहां पे दिखाया आपको, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो इसका एरिया निकालने के लिए आसान सी बात यह है कि आपको करना यह होगा, फार्मूला सीधा लिखा हुआ आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये फार्मूला किस तरह से बनता है अगर ये पता हो तो इसको याद रखने का झंझट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे? आप पूरे इसमें से इस पूरे चाप का एरिया, त्रिज्यखंड अर्थात सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो, सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। ये वॉयलेट कलर से जो बना है ये सेक्टर है, और इस आप सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। निकालने के लिए फार्मूला है आपके पास, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इससे आप निकाल सकते हो। तो आपने निकालो जरा, तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पूरे सेक्टर का एरिया आ गया। आज पूरे सेक्टर के एरिया में से आपको ये ट्राइंगल का एरिया घटा देना है, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? कौन सा ट्राइंगल हटा देना आपको? तो आपको हटाना है यहां पर ये वाला ट्राइंगल का एरिया को घटा देना, यहां से लेकर यहां। अब ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये r है और ये भी r है, ठीक है, और बीच का एंगल दिया गया थीटा, ठीक, किसी भी ट्राइंगल का ये r, ये लेंथ पता है r है, ये लेंथ पता है r है, बीच का एंगल दिया गया थीटा, तो इसका एरिया कैसे निकलता है? 1/2 r स्क्वायर r इंटू आर साइन थीटा से। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस पूरे में से इसको घटा देना है। तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वाला हिस्सा बन जाएगा। r स्क्वायर को जस्ट मैंने कॉमन लिया है, आप देख पा रहे हो, पाई थीटा अपॉन 360 ये लिखा हुआ है, साइन थीटा बाई 2 ये लिखा हुआ है। तो ये कैसे बन रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। रट्टा मत मारो, चीज़ों को समझो, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स मैं अभी बताऊंगा, सवालों को किस तरह से आप पेपर में जल्दी करेंगे, लेकिन आपको ये फार्मूला रटना नहीं है, आपको फार्मूला समझ में आना चाहिए कैसे बनता है। ये इस वजह से मैं एक एक पॉइंट को यहां पे डिटेल में बता रहा हूं, आपको इसी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। मान लो कि मैं भूल गया कि पाई r स्क्वायर, अच्छा r स्क्वायर 10 क्या था? पाई थीटा अपॉन 360 था, या थीटा अपॉन 360 भूल गया। याद तो है कैसे बन रहा है? पूरे त्रिज्यखंड अर्थात सेक्टर के एरिया में से मुझे ये वाला ट्राइंगल के एरिया को घटा देना है, ठीक है। तो बस बन जाएगी बात। पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर कैस का फार्मूला क्या है? देखने में लग रहा है 2r पाई थीटा अपॉन 360 साइन थीटा बाई 2। ये कैसे बनता है? 1 मिनट जरा इसको भी बता दूं मैं।
बहुत जल्दी मत करना, सारी बात को समझाऊंगा बहुत तेजी से। अभी सवाल बहुत सारे हम लोग करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होंगी, तभी मज़ा आएगा आपको सीखने में, ठीक है। क्योंकि एक एक स्टेप जड़ से खत्म होना चाहिए। तो ये पाई आर ये कैसे बना, ये फार्मूला कैसे है, ठीक है। अब सुनो जरा कि अगर आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है, सॉरी सेगमेंट निकालना है, ठीक है, वृत्तखंड का आपको निकाल दो। वृत्तखंड है कितना भाई, अगर एक सर्किल के मैं बात करूं और यहां से ये कोड है, ये है इसका वृत्तखंड, केवल इतना हिस्सा, ठीक है ना भाई। अब इसके पेरीमीटर में कौन कौन सी चीज आएंगी, ये घुमा हुआ पार्ट आएगा और ये एक सीधा कोड, ये पूरी लेंथ आएगी। अर्थात पेरीमीटर इसका पूरा ये रहेगा, ये भी मुझे पता होना चाहिए, ये भी पता होना, दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास पूरा पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक, ठीक है भाई। अच्छा, ए से लेकर बी तक की लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो बड़ा आसान है, केवल ए से लेकर, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ए से लेकर बी तक की अगर मुझे लेंथ निकालनी है, ठीक है, जिसको मैं चाप बोलूंगा ए से लेकर बी तक की लेंथ को, तो वो निकालने का क्या तरीका होता है, ठीक है। मैं इसको अलग समझा दूं क्या, और इधर समझाता हूं। देखो, इस सर्किल में ये मैंने कोड खींचा ए बी, ठीक है ना भाई। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे ये वाली लेंथ जोड़नी है और ये रेड वाली, ब्लू और रेड दोनों लेंथ को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। मेरे पास पेरीमीटर ऑफ जो है वो सेक्टर जो है वो मेरे पास आ जाएगा, सॉरी सेगमेंट आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना। अब जरा देखो, जरा यहां से मैं इसको मिलाता हूं और मुझे पता है ये है आर और ये भी आर है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ठीक। और मुझे ये जो लेंथ है ये मुझे पता है कैसे निकलती है, ठीक। हम ये जानते हैं कि पूरा जो वृत्त होता है वो 2 पाई आर थीटा, ये एंगल तो पता ही होना चाहिए थीटा है, ठीक, थीटा अपॉन 360 से निकलता है। तो ये वाली जो लेंथ है वो मेरे पास कैसे निकल गया है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 से, ठीक है। इतनी बात जो भी है थीटा होगा। अब इसमें मुझे ये रेड वाली लेंथ को जोड़ना है। अब ये रेड वाली लेंथ निकलेगी कैसे, तो आपको ऐसे समझाता हूं मैं कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, आपको पता है कि शीर्ष से अगर केंद्र से परपेंडिकुलर में खींचूंगा तो ये जो मान लीजिए डी पॉइंट पे आ रहा है, तो ये आधा और आधा डिवाइड हो जाएगा। केंद्र से अगर मैं लंब खींचता हूं ए बी के ऊपर तो आधा आधा डिवाइड कर देगा ओ डी ए बी को, आधा आधा डिवाइड कर दिया। जब इसने आधा आधा डिवाइड कर दिया, अब आप इस ट्राइंगल को अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ डी के, ये दोनों ट्राइंगल ए ओ डी, गलत मैंने लिख दिया थोड़ा सा यहां पर, मुझे लिखना चाहिए था ए ओ डी सर्वांगसम है ट्राइंगल बी ओ डी के, बी ओ डी, ए ओ डी बी ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज इस वजह से है क्योंकि आपको पता है कि AD और BD ये बराबर है। आपको पता है, देखो ये AD जो है इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, इस तरफ वाले ट्राइंगल में, और जो DB है इस तरफ वाले ट्राइंगल में आ रही है, लेकिन ये रेखा इसके बराबर है। अब OA ये वाली रेडियस इस ट्राइंगल में आ रही है और यही रेडियस जो है, यही त्रिज्या जो है इस ट्राइंगल में भी आ रही है, यानी ये लेंथ भी और ये लेंथ भी बराबर है। और OD जो है वो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, इस तरफ के लिए भी है उस तरफ के लिए भी है, अर्थात ये दोनों ट्राइंगल की तीनों भुजाएं बराबर होने के कारण दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम है। और सर्वांगसम है इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला ये पूरा एंगल थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा अपॉन 2 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, थीटा अपॉन 2 हो गया। ये आधा हो गया थीटा बाई 2 और ये भी हो गया आधा थीटा बाई 2। बस अब आपको इसमें मैं आपसे ये कहूं कि ट्राइंगल अगर आप ए बी ओ डी लेते हो, बी ओ डी, इस ट्राइंगल को देखो और इसमें साइन थीटा अपॉन 2 का इस्तेमाल कर दो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी डी, और कर्ण क्या हो जाएगा, आर। तो BD की जो लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2। और BD का दुगना है AB, BD का दुगना है AB, क्योंकि जितना ये है उतना ये है। इसका मतलब अगर मैं AB निकालूंगा तो मेरे पास AB कितना निकल आएगा, 2 गुणा आर साइन थीटा
अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, और ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा, क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा अपॉन 2 नहीं लिखा था यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा अपॉन 2। अब इसमें से कुछ मत करो, देखो 2 पाई से 360 को काटूंगा ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको, और आर को कॉमन ले लोगे तो थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2, ये एक आपको फार्मूला दिख जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फार्मूला आपको यहां पर दिखाया गया है, ये, ठीक है। इसमें अगर मैं 2 गुणा पाई कर देता हूं तो 2 गुणा पाई से 2 गुणा पाई का मान 180 होता है, और 360 चढ़ जाएगा, आर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये फार्मूला यहां पर ये बना हुआ है, ठीक है भाई। बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, कैसे होता है, क्यों होता है, ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं आगे बढ़ता हूं और अब हम आगे की बात करते हैं इसमें। चलिए, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एरिया ऑफ सर्किल, छोटा सा पॉइंट मैं इधर और समझाता हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चों की एक क्यूरियोसिटी रहती है कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, फिर हम सवालों पे करने के क्रम में आएंगे, ठीक है ना भाई। तो ये अभी इसका पूरा बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो इत्मीनान रखिए, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अभी नहीं तो बाद में परेशान करती हैं। एक लेक्चर में ही सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक सर्किल बना हुआ, ठीक है। पूरा एरिया ऑफ सर्किल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों होता है, पूरे प्रूफ के साथ समझते हैं। 2 मिनट की बात है, जरा समझ लो, ठीक है। कोई पूछ ले तो उसको भी आप जवाब दे सको अच्छी तरह से, ठीक है। बस सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर ये थोड़ा सा विजुलाइज नहीं हो रहा क्या, चलो बात समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने क्या किया, ये पूरा एक सर्किल है, और मैंने सर्किल के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में सर्किल को बांट दिया, यानी एक वृत्त को संकेंद्री मानते हुए, और उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे व्रत बनाता चला गया मैं, बहुत सारे अनगिनत व्रत हैं, ये समझ लीजिए। जब ये अनगिनत व्रत बन गए, फिर मैंने इसमें क्या काम किया, हाँ जी, जब ये व्रत बन गए तो मैंने क्या किया, ये सारे स्ट्रिप्स, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्किल में मैंने एक व्रत को बांटा था, तो ये आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया काम, इसमें से एक स्ट्रिप को यहाँ से काट दिया, ठीक। और ये वाले स्ट्रिप निकाल कर, क्योंकि ये सर्कुलर स्ट्रिप है, देखो यहाँ से ये कटेगी तो पूरा ये समझ लो कि ये रोल है, ठीक है ना। एक रोल है ना, ऐसा लपेटा गया है एक ऊपर, तो एक स्ट्रिप मैंने खोल ली, एक स्ट्रिप खोल के और ऐसे करके ऐसे लगा दी, ठीक। फिर मैंने, क्योंकि ये गायब हो जाएगी फिर ये वाली स्ट्रिप, फिर मैंने क्या किया, ये वाला यहाँ ये स्ट्रिप खोली और ये पूरा जो है कट लगा के ऐसा लगा दिया। निश्चित तौर पर ये पहली वाले स्ट्रिप से इसकी लेंथ कम होगी, तो मैंने उसके बगल में ऐसे सटा के ये वाली लेंथ इसके बगल में ये रखी है, ठीक है। फिर मैंने तीसरी स्ट्रिप खोली और इसको ऐसे काट के और ऐसे लेकर और ऐसे यहाँ पर सजा दिया, चिपका दिया, तो ये तीसरी स्ट्रिप हो गई। निश्चित तौर पर इसकी लेंथ इससे कम होगी, बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही मैंने इस पूरे सर्किल को ऐसे छोटे 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 स्ट्रिप्स में डिवाइड करता गया, और ये वहां से काट काट के ऐसे लगाता चला गया और लगाता चला गया, लगाता चला गया, और ऐसे लास्ट वाला सर्किल जो है बिल्कुल पॉइंट्स पे ऐसे आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इन सारी स्ट्रिप्स को ऐसे मिलाया, ऐसे ये लाइन से खींचा और ये बना दिया, ये पूरा बन गया एक त्रिभुज। अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे तो मैंने क्या किया, इस पूरे वृत्त को मैंने कन्वर्ट कर लिया एक ट्राइंगल में, और अगर ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया तो ये जो एरिया है, देखो ये सारी स्टेप्स मैंने काट काट के उधर लगा दी, तो ये सर्किल का अस्तित्व खत्म हो गया और ये ट्राइंगल में जाके समा गया, ये बन गया। मतलब इस डिजाइन को मैंने ऐसा बना दिया। अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, और एरिया ट्राइंगल का निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो अगर मैं इसका 1/2 लगाऊं, 1/2 बेस कितना है या ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ पता कौन सी होगी, यहां से लेकर ये वाली लेंथ होगी r। मान लो ये r है, आप समझ रहे हैं ना, ये सेंटर है और ये सबसे दूर वाली स्टेप है, ये सेंटर है और ये सबसे दूर वाली स्टेप है, इसकी दूरी को मैंने r माना, तो ये डिस्टेंस हो गया r, मैंने लिख दिया r, ठीक। अब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, तो आप देख रहे हो ये रेड लाइन है, ठीक है, और ये रेड वाली जो लाइन है ये पूरी ये रखी है आपके पास,
ये क्या है, एक वृत्त की परिधि, और वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, 1/2 r गुणा 2πr लगा देना है, 2 से 2 कट जाएगा, πr² क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया। अगर आपके दिमाग में ये रहता है कि πr² क्यों होता है, तो ऐसे मतलब देखो, एक बात तो है कि आपको क्यूरियस तो रहना चाहिए अपने स्टडी के प्रति। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप लॉजिक को खोजने के लिए जाते हो और अपने क्वेश्चन में हमेशा वाई, कोई ट्रिक किसी ने बताया, आपको पता, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो ट्रिक कैसे बन रही है, या कोई फार्मूला है तो आपको क्यूरियोसिटी जानने की होनी चाहिए, अच्छा ये क्यों हो रहा है। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो डेफिनेटली आप नए नए तरीके के सवाल को करने के में भी सक्षम होगे। बाकी लोगों की अपेक्षा जो बच्चे ट्रिक को रट के काम चलाते हैं उनसे आप निश्चित तौर पर तेज होगे, क्योंकि और वो हो भी जाओगे, क्योंकि अगर आप मेरी पूरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, पूरी जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है, तो ये सभी पूरा डायरेक्शन उसी तरफ है कि आप खुद में मजबूत हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप नहीं भी पूछोगे तो भी मैं सारी बात को अपनी तरफ से बताते रहता हूं, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये सवाल आज नहीं बना है आपके दिमाग में, लेकिन ये बनेंगे जरूर। अब आते हैं सवालों को करेंगे कैसे। ठीक है, एग्जामिनेशन में सवालों को करेंगे कैसे, तो ये हमने अभी तक बेसिक को क्लियर किया सर्किल के। ठीक है ना भाई, अब सवालों को करेंगे कैसे, तो इसके लिए ये सामने मैंने कुछ अभी फार्मूले तो मैंने बता दिए। फार्मूले आपको पता भी होने चाहिए, हम उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करते कि फार्मूले आपको ना पता हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे जो कैलकुलेशन वाले जो पार्ट है उसको हम ईजी बना सकते हैं। आप कहोगे कैसे, तो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे समझना कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और अगर मैं 2πr के अंदर ये है क्या टेबल, उसको समझा देता हूं। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है और सरकमफ्रेंस 2πr के अंदर 2 गुणा 22/7 और गुणा मैं 7 डाल के 7 से 7 कट जाएगा, तो सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगी 44, तो मैंने 44 लिखा हुआ। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है और उसका मैं क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझसे बोला गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई की जगह पे 22/7 और 7 गुणा 7 मैं करूंगा तो एक 7 से 7 कट जाएगा, 7 गुणा 22 क्या हो गया 154। तो मैंने ये समझे टेबल किस तरह से लिखी हुई है। टेबल में ये आपको बताया हुआ है कि अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिमाप किसी वृत्त का 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। आप कहोगे ये रटने वाली बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ये बड़ा यूजफुल डेटा है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। मैंने जब सवालों को, काफ़ी सारे सवाल जो होते हैं वो इसी के मल्टीपल में आप देखेंगे, आपको डेटा दिया जाता है बहुत सारी जगह पर। तो पहले मैं इसको बताऊंगा, उससे रिलेटेड पहले मैं कुछ एग्जांपल भी आपको कराऊंगा कि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को किस तरह से बाकी लोगों से तेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने टेबल यहाँ पे लिखी हुई है इसका उद्देश्य क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें यहाँ पे सीख लो तो आपको समझ में आ गया। अगर रेडियस, अगर जो त्रिज्या है ना भाई, अगर वो 7 है तो परिमाप 44 होगा किसी वृत्त का और क्षेत्रफल 154 होगा। यदि त्रिज्या 14 है तो परिमाप 88 होगा और क्षेत्रफल 616 होगा। यदि त्रिज्या 21 है तो परिमाप 132 होगा और क्षेत्रफल 1386 होगा। तो ये सब, अगर परिमाप 28 है तो त्रिज्या 28 है तो परिमाप 176 होगा और क्षेत्रफल 2464 होगा। ये बात मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया मैंने। ठीक है ना भाई। अब जरा एक बात को मैं यहाँ पर और दिखाऊंगा, फिर आपको सवालों की ओर ले चलूंगा। उस बात को जरा समझो। बात बड़ी सिंपल सी है और बड़ी साधारण सी ये है, देखो ना जरा, मैंने इस टेबल में आपको यह दिखाया कि यदि मैं त्रिज्या का दुगुना करता हूं, त्रिज्या को डबल करता हूं, तो मैं देखता हूं कि परिमाप भी डबल हो गया। परिमाप, इसको ऑब्जर्व करो इस चीज को, तब समझ में आएगी। इसका एप्लीकेशन आगे समझाऊंगा मैं सवालों में। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना बढ़ गया भाई साहब, क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया। यानी अगर मैं रेडियस को डबल करता हूं तो पेरीमीटर भी डबल होगी और क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला
कि आप इस 2 का वर्ग करोगे। देखो रेडियस अगर दोगुनी हो रही तो परिमाप यानी पेरीमीटर भी डबल ही होगा, लेकिन जो एरिया की बात करेंगे वो 2 का स्क्वायर गुना होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 गुना। ऐसे दिमाग में रखना, ठीक। एक बार और सोचो, अगर मैं इस पेरीमीटर इस त्रिज्या को 3 गुना करता हूं, कितना गुना? 3 गुना, 7 से लेके 21 पर, तो मैंने ये देखा जो पेरीमीटर है वो भी 3 गुना हुआ, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो कितना गुना हो गया? इसका 9 गुना हो गया। अब बात मेरी समझ पा रहे होगे कि यहां त्रिज्या अगर 3 गुनी है तो परिमाप भी 3 गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल 3 का वर्ग अर्थात 9 गुना होगा, ठीक है। अब आप कहोगे इसका यूज क्या है सर? तो मैं आपको इसका यूज बताता हूं। आपको यह समझ में आ गया, जब मैं रेडियस और पेरीमीटर में तो जितना गुना इधर हो रहा है उतना इधर होगा, लेकिन एरिया में जब जाऊंगा तो इसका स्क्वायर गुना होगा। इसकी बात को आपको समझ लेना है। अगर मुझे एरिया, जैसे मैं एक और एग्जांपल, ये आपने समझ लिया, मैं यहां पर एक और चीज आपको दिखाता हूं, उससे और थोड़ा सा क्लियरिटी में लाऊंगा कि अगर यहां पे देखो ये इसका कितना गुना है, चौथे नंबर से सीधे तुलना करो। आप कहेंगे ये है साहब कितना गुना हो गया? ये इसका चौगुना हुआ और चौगुना का चौगुना, यानी 4 गुना 4 16 गुना हुआ। अगर इसका 16 गुना ये हुआ, ठीक है ना भाई, ये 16 गुना हुआ। ये वाला जो पार्ट है इसका कितना गुना हुआ? 16 गुना हुआ। जब ये 16 गुना होगा, मान लो कि मुझसे ये कहा जाए कि एरिया 2064 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, इसका उपयोग समझो। अगर मुझसे ये कहा जाए कि एरिया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक सर्किल का, और आपसे बताओ उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो अगर ये मुझे टेबल, ये थोड़ा सा डेटा मुझे पता है, टेबल मुझे पता है, तो मैं यहां पे देख पाऊंगा कि 2464 का कितना गुना है? 16 गुना। 16 गुना है और मुझसे पूछा गया त्रिज्या, तो 16 जो गुना है ना भाई, इसका मैं क्या करूंगा? इसका करूंगा वर्गमूल 16। वर्गमूल 16 का मतलब हो गया 4, यानी जो त्रिज्या होगी ना वो इसके कितनी होगी? 4 गुनी होगी, अर्थात त्रिज्या क्या होगी? 28 होगी। ये मेरी बात आप समझ गए, ठीक। तो ये टेबल को मैंने अभी आपको रेड करना पड़ाया, समझाया, लेकिन अभी आपको, आप कहोगे ये चारों डेटा मुझे याद रखने हैं, तो मेरे हिसाब से तो अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप 4 मत याद रखो, आप कम से कम इतना याद रखो। ये पहली लाइन जरूर याद रखना जब भी आप सर्किल के सवाल को कर रहे होगे कि त्रिज्या अगर 7 है तो परिमाप 44 होगा और क्षेत्रफल क्या होगा? 154 होगा। ये पहली लाइन आप याद रखो, बाकी सारी लाइन जो जब प्रैक्टिस करेंगे सवालों को बार बार ये आएंगे तो याद हो जाएंगे। तो मेरा इंडिकेशन केवल ये है कि आप ये कम से कम 4 पॉइंट तक याद रखो, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत सारी बात आ गई, नहीं साहब त्रिज्या 25 हो तब क्या होगा? अभी 25 होगा तो उसको भी हम देख लेंगे। अगर हमको इसी हिसाब से करना है तो हम इस हिसाब से भी कर देंगे। देखो सवाल, मैंने आपको क्या बोला, ये वो डेटा है जो सवालों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सवाल है, और उसमें अगर हम बाकी लोगों से समय बचा सकते हैं तो हमको वो विधि को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, ठीक है, और उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। मैं सारे सवाल के लिए ये नहीं बता रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर बता रहा हूं। हम सारे सवाल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दूसरा मेथड इससे कम समय में काम करता है तो हमको दूसरे मेथड पे काम करना होगा। मेरी बात आप ध्यान से समझ लिए, मैंने क्या बोला है, बहुत छोटी सी बात है, समझने वाली है। हम लोग जब सवाल करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम सवाल बाकी लोगों से जल्दी कैसे करें। अगर ये डेटा हमको बाकी लोगों से जल्दी सवाल करा देता तो हमारे काम का है, और ये डेटा बाकी लोगों से देर में सवाल करा रहा है तो हमको दूसरे मेथड पे जाना चाहिए। निश्चित बात है, इतनी हमको समय बचाना है, ठीक है। वो सारी बातें मेरा जिम्मेदारी है, मैं आगे सिखाऊंगा कैसे आपको करना है। पहले मैं इसको विशेष तौर पे इस टेबल के आधार पर कुछ सवाल आपको बोलूंगा, आप उनको करने का जरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। आइए, ये सवाल है आपके सामने। एक वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाकर 3 गुना कर देने पर इसकी परिधि पहले से कितनी गुनी हो जाएगी? बताइए। एक वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया, परिधि, त्रिज्या 3 गुनी हो गई तो परिधि भी 3 गुनी हो गई। ये बात तो हमने अभी बहुत अच्छी तरह से समझी है भाई, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। आगे बढ़े।
है ना भाई। दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मिनट वाली सुई, एक दीवार घड़ी जानते हो ना, एक दीवार घड़ी है, उसमें मिनट वाली जो सुई है उसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये मिनट वाली सुई 7 मीटर की, ये 7 सेंटीमीटर की है, सॉरी 7 सेंटीमीटर की। 30 मिनट में ये कितना चक्कर घूम जाती है आपको पता है? 30 मिनट में घड़ी अगर सुई इधर होगी तो 30 मिनट के अंदर वो किधर आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो कितना घूम जाएगी, 180 डिग्री घूम जाएगी भाई। यहां से ये पूरा घूमा ना, अर्धवृत्त घूम गई, तो कितना घूम गई, 180 डिग्री। 180 डिग्री घूम गई। 30 मिनट का में उसका पार किया गया क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, यहां पर त्रिज्या कितनी दी गई है? आपके दिमाग में आएगा त्रिज्या है साहब 7 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये तो रेडियस मुझे मिल गई 7, तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है, वो कितना होना चाहिए? तो वो आप बोलेंगे 44। मैंने कहा एरिया क्या होना चाहिए? 154। तो 154 पूरे सर्किल का एरिया है, तो आधे सर्किल का एरिया कितना हो गया भाई, 77। आंसर हो गया। मेरी बात आप समझ पाए? नहीं तो आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे πr²। तो समय बचाना है, ठीक है, वही मैं कह रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो मैंने क्या समझाया, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जो लेंथ है वो कितनी है। एक बार दोबारा, लेंथ कितनी है, रेडियस कितनी है, r बराबर क्या है 7, एरिया क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली 154। 7 के अकॉर्डिंगली 154 है, लेकिन 30 मिनट की बात है, पूरा 60 मिनट नहीं घूमी है, यानी आधा सर्किल ये वृत्त घूमी है, आधा वृत्त घूमी है। और आधे वृत्त में ये कितना एरिया कवर कर लेगी? तो आधे वृत्त में जो एरिया कवर करेगी 154/2, इसका मतलब 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया ये कवर करेगी। बोलिए बात समझ में आई? तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, साथ जैसे ही देखा दिमाग में चला 154 एरिया, 154 पूरे वृत्त का है, 30 डिग्री में आता है आधा वृत्त, और आधे वृत्त का मतलब 154/2 का मतलब 77। बस इतनी सी बात, ठीक। आई होप बात आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। अब आपको उसका उपयोग भी समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गाय को खूंटे से कितनी लंबी रस्सी में बांध दिया जाए कि ये 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की घास चर सके, ठीक है। इसको कैसे लिंक करेंगे उस सवाल से, ठीक है। तो मैं कितना है 9856, या तो आप इसमें 154 से डिवाइड लगाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। मैं एक बार आपको वापस ले चलता हूं। एरिया कितना है, अरे देखो यहां पर कितना था, यहां पर 9856, ठीक। आप इधर गए, आप 9856 इसका कितना गुना है, यह भी आपको आप कहोगे डिवाइड लगाना पड़ेगा, ठीक है, 9856। लेकिन मैं यहां पर यह देख रहा हूं कि ये 9000, ये है 2000 देखो इसका कितना गुना होगा। तो मैं यहां पर देख रहा हूं इसका ये 4 गुना होगा। अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूंगा तो 9856 आ जाएगा, ठीक है, इसका 4 गुना कर दूंगा। अब आप ये देखो कि ये जो टेबल है, मैंने तभी कहा ये 4 पॉइंट आपको याद हो तो ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपको अगर एक ही पॉइंट याद है तो 154 से आप डिवाइड लगा रहे होगे, और नहीं डिवाइड लगा रहे हो तो आप बेसिक सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। तो 154 से डिवाइड मत लगाना, क्योंकि वो फिर फालतू के काम हो गया। यहां से इतना डिवाइड लगाएंगे, इससे बढ़िया हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बेसिक से भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इसका उपयोग सीखो। 154 का ये कितना गुना है भाई साहब? आपने कहा 4 गुना है। 4 का ये कितना गुना है? आपने कहा ये फिर 4 गुना है। 4 का ये कितना गुना है? तो ये फिर 4 गुना है। तो गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना गुना हो गया? 64 गुना हो गया, 64 गुना। तो अगर एरिया 64 गुना है तो क्षेत्र, तो पेरीमीटर या त्रिज्या कितनी गुनी होगी? तो वर्गमूल 64 गुना। वर्गमूल 64 का मतलब क्या हो गया? 8। वर्गमूल 64 का मतलब हो गया 8, अर्थात इस त्रिज्या में मैं 8 का गुणा कर दूंगा तो 9856 के अकॉर्डिंगली मेरे पास रेडियस आ जाएगी। तो 7 में 8 का गुणा करने पर 56, और 56 सेंटीमीटर ही इस सवाल का उत्तर होगा, इस सवाल का। मेरी बात आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया, अगर आप उस पर थोड़ा सा होमवर्क करते हैं तो आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं 154 का 16 गुणा करूंगा तब मेरे पास, सॉरी 64 गुणा करूंगा तो मेरे पास बनेगा
8000। 154 का 64 गुणा करूंगा तब मेरे पास ये बन रहा होगा। इसका मतलब मुझे क्या निकालनी है, रस्सी की लंबाई। देखो खूंटा ये है, रस्सी ये है, ये गाय इतने ही हिस्से में घास चरेगी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि ये व्रत बनेगा कैसे। ठीक है, ये खूंटा है, ये रस्सी है, तो गाय इतने हिस्से पे घूमेगी तो निश्चित तौर पे एक व्रत बनेगा। और व्रत का क्षेत्रफल की बात ये पूछ रहा है। ठीक है, आपको निकालना है व्रत का क्षेत्रफल, लेकिन ये पूछा गया है गाय की रस्सी की लंबाई क्या है, तो रस्सी की लंबाई ये है r। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कितना गुना हुआ साहब, 64 गुना हुआ। 64 का वर्गमूल लगाइए, क्योंकि आप क्षेत्रफल में जा रहे हैं 64, तो आप त्रिज्या में कितना जाएंगे, तो 64 का कितना हो जाएगा 8। इसके अकॉर्डिंगली 154 के अकॉर्डिंगली त्रिज्या कितनी थी, 7। जब त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है। जब क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्या क्या होगी, कितना गुना, 8 गुना। तो 7 गुणा 8 कर दीजिए, आंसर क्या आ गया, 56 सेंटीमीटर। अगर आप इस पर थोड़ा सा काम करते हो और वर्बली, आप मैं 100% कह सकता हूं इसको आप वर्बली कैलकुलेट कर लोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस का काम यहाँ पे करने की जरूरत है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको कैसे करोगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। आपका एक बेसिक तरीका है जो सॉल्व करने के सवालों को, जो कि लगभग सभी बच्चों का होगा। ठीक है, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5856। यहां से आर निकाल लो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 9856। आर स्क्वायर का मान 9856 गुणा 7/22। 2 से काटो 11 बार, या 11 से काट दो इसको, पहले 11 से काट दो 2 बार, और 11 से इसको काट दो। कितनी बार कटेगा, 98 में 11 से भाग दूंगा 8 बार, 88 हो जाएगा, 10 बचेगा। फिर 9 बार 99 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 बार ये आ जाएगा। ठीक है ना भाई, 11 से काटा इसको 2 बार, 2 से फिर काट दो, तो 400 कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। 448 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 448 448 गुणा 7। ठीक, जब आर स्क्वायर का मान आपके पास 448 गुणा 7 आ गया, तो निश्चित बात मान लेना कि इसके अंदर एक 7 छुपा हुआ है, क्योंकि आपको आर स्क्वायर जब निकालना होगा तो आप इसका गुणा करके वर्गमूल निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। इसमें से एक 7 सेपरेट कर दो। इसमें से जैसे ही एक 7 सेपरेट करोगे, अब 7 कैसे सेपरेट होगा, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू में 7 से डिवाइड लगा दो। 7 मैंने इधर लिख दिया, जब मैं इसमें 7 से डिवाइड लगाऊंगा तो 7 छंग क्या हो गया, 42, 2 बचेगा, 7 चौक 28, ये बन गया। तो मैं ये आपको बताना चाहता था कि एक्चुअल में ये 64 गुणा 7 गुणा 7 है। ठीक है, 64 गुणा 7 गुणा 7 है। तो आर का मान क्या हो गया, वर्गमूल 64 गुणा 7 गुणा 7। तो जब मैं आर स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ रूट आएगा, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, और 7 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 गुणा 7 है ना, तो आर का मान क्या आ गया, 56 सेंटीमीटर। तो आपका ये इसका बेसिक पूरा तरीका है, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे होगे। अगर आपको वो चीज़ पे काम नहीं करना, नहीं आपको पता है, तो आप ऐसे कर रहे होगे। करता है कि ये निश्चित तौर पर 154 के मल्टीपल है ही है। 154 का मल्टीपल आपको ढूंढ लेना है, वो कौन सा गुणांक है। जैसे में 64 गुणा आया था, 154 गुणा 64। ठीक है, और ये आपको पता लगाने से ही आपका उत्तर तुरंत आपको बता दोगे। ठीक है, बाकी लोगों से 100% होगा। आप थोड़े से मेरी बात को ध्यान से सुने, और 1-2 सवाल और हम करेंगे। 1-2 क्या, अभी तो स्टार्ट हुई है प्रैक्टिस। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्रत बनाने के लिए एक मोड़े पर एक तार की त्रिज्या कितनी दी गई, 84। तार की त्रिज्या दी गई 84। यदि तार को वर्ग बनाने के लिए मोड़ दिया जाए तो तार की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो मैं कहना चाहता हूं कि हमको ये पता है कि अगर r 7 है तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि यहां पे क्षेत्रफल की बात नहीं की जा रही है, मोड़ा जा सरकमफ्रेंस। परिधि क्या होती है भाई, कितनी होती है, 44। ये हम जानते हैं। ठीक, त्रिज्या कितनी दी गई है भाई, दी कितनी गई है, तो आपने कहा कि भाई ये हम जानते हैं, लेकिन त्रिज्या इसमें 8 दी गई है। ठीक है ना, 84 दी गई, सॉरी। हमने कहा कितना गुना है, आपने कहा 12 गुना है। ठीक है, 12 गुना है।
तो मैंने कहा कि भाई इसका मतलब ये सरकमफ्रेंस भी 12 गुणा होनी चाहिए, यानी जो सरकमफ्रेंस होनी चाहिए वो 44 गुणा क्या होनी चाहिए 12। अब यही सरकमफ्रेंस, यही वृत्त की जो परिधि है, उसी आपको क्या बोला गया कि एक वृत्त है, ठीक है, इसको मोड़कर एक तार था जिसको मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, तो तार की जो पूरी लंबाई है वो वृत्त की परिधि बन गई। अब इस वृत्त को भी मोड़कर काट कर एक वर्ग बना दिया गया। आप समझ रहे हो कि ये जो पूरी जो लेंथ है वो कहां चली गई, इसकी इसमें चली गई। इसका मतलब इसकी जो पूरी परिधि है, ये पूरी जो लेंथ है वो कहां गई, वर्ग की चारों भुजाओं का जोड़ बन गया, यानी वर्ग का परिमाप बन गया। तो इसका मतलब वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग की परिधि है, यानी वर्ग का परिमाप है वो इक्वल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे यस इक्वल है। अब मैंने कहा कि वर्ग की एक भुजा ये पूछ रहा है, पूरे वृत्त की परिधि कितनी आई है, 44 गुणा आई है, अच्छा 12 आई है। हमसे कहा एक वर्ग की एक भुजा बता दो, तो आप इसमें 4 से भाग लगा दो ना मेरे भाई, इसे काट दो 3 बार, 44 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12 हो, 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर इसका जवाब आ जाएगा। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप बाकी लोगों से तेज काम कर रहे होगे, 100% सही बात है। मैंने ये थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने लगता हूं, समझाने का तरीका इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर आप सोचो कि 84, कैसे सोचना है इस सवाल को, 84 क्या है त्रिज्या, ठीक है, तो 7 का कितना है 12 गुना, इसका मतलब इसकी जो व्यास होगा, इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी 44 गुणा 12। और उसी सरकमफ्रेंस वृत्त की उसी परिधि से बनाया गया है एक वृत्त, वर्ग की वो परिधि है, चारों भुजाएं बन गई होंगी, और चारों भुजाएं अगर 84 गुणा 12 की लंबाई की होंगी तो एक भुजा कितनी होगी, तो आप कहेंगे 84 गुणा 12 बटे में 4। ठीक है, जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा उत्तर कि 4 से 12 कट गया 3 बार, 3 गुणा 12 उत्तर आ गया। ठीक है, नहीं तो आप इसको बेसिक से सॉल्व कैसे करोगे, मैं दोनों बात आपको बता रहा हूं, आप कोई भी बच्चा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो इस बाद में भी इस वीडियो क्लास को देखने पर। तो इसलिए जैसे मैं सारी बात को बता देता हूं कि त्रिज्या कितनी है आर कितनी दी गई है 84 सेंटीमीटर। आप इससे क्या करोगे, परिधि निकालोगे। परिधि एक तार था, उसको वृत्त में मोड़ा गया, वृत्त की जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी आई 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 84 ये आई। आप इसने इसको कैंसिल किया, ये 12 बार कट गया, 44 गुणा 12 हो गई पूरी परिधि। ठीक है, अब मैं फिर कहता हूं इसका गुणा मत करो, गुणा करोगे फालतू में समय खराब करोगे। अब ये जो परिधि है इससे बन गया एक वर्ग। ठीक है, इसका मतलब ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी है 44 गुणा 12, जो भी आएगा वो पूरी परिधि होगी, और इसी परिधि से बना है एक वर्ग, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब इसकी एक भुजा क्या होगी 44 गुणा 12 बटे में 4। ठीक है, काट गया 3 बार, 12 कट गया, और 44 गुणा 3 क्या हो गया 132 सेंटीमीटर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन आप पेन ना चलाएं, इसलिए मैंने पूरी बात को समझाया। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, मजा आएगा चीज़ों को करने में। आगे सवाल देखते हैं। किसी 352 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्ताकार चादर में से 2 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेट काटी गई हैं, और प्रत्येक प्लेट की परिधि का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं, देखो पहले जो सवाल क्या बोल रहा है उसको समझ लो। एक वृत्त है, उसमें से आप बड़ी से बड़ी बराबर वृत्ताकार प्लेट कब काटोगे, मान लीजिए इसका सेंटर है, तो बड़ी से बड़ी बराबर वृत्ताकार प्लेट तब काटोगे जब आप सेंटर से ऐसे प्लेट काट रहे होगे। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी यही 2 प्लेट होंगी। ठीक, इसका मतलब इसमें आपने क्या देखा कि बड़े वृत्त की त्रिज्या यदि आर है, कैपिटल आर है, तो छोटे वृत्त की वो त्रिज्या क्या हो जाएगी r/2 हो जाएगी। यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या से कितनी है भाई, आधी। इतनी बात आपको समझ, बड़े वृत्त की त्रिज्या r है तो छोटे वृत्त की r/2 हो गई, बस इतनी सी बात। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो भाई साहब मैं आपको अगर उसी रेशियो वाले तरीके से इस सवाल को ले जाऊं तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, परिधि कितनी है 352, मैंने इस पे गौर किया, परिधि कितनी है, सरकमफ्रेंस कितना है, आपने कहा 352 है। मैंने कहा ये 44 का कितना गुना है, 44 का कितना गुना है, छोड़ दो, 88 का कितना गुना है, ठीक है उसको भी छोड़ दो, 176, 88 के डबल 176 का, देखो टेबल दिमाग में होगी तो चलेगा ना दिमाग में, 176 का कितना गुना है। आप कहोगे 176 का तो ये दुगना है,
तो 176 का दुगना, मैंने कहा 44 का दुगना, 88 का दुगना, 176 का दुगना, ठीक है, 2 2 2 8 गुना, ठीक है। यानी ये 44 का कितना गुना भाई मेरे, ये 8 गुना है। 44 का 8 टाइम है। अगर ये 44 का 8 टाइम है तो रेडियस कितनी थी, 7। 44 के अकॉर्डिंग रेडियस कितनी, 7। तो 7 का कितना हो जाएगा, 8 गुना अर्थात 56। 56 हो जाएगी पूरे वृत्त की त्रिज्या। आधे वृत्त की क्या हो गई, 28। ऐसे आपको दिमाग में सॉल्व करना है। बाकी लोग जब तक पेन पेपर उठाएंगे आपको उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चीजों पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। मैंने क्या बोला कि ये कितना गुना है, ये 352 इसमें दिया गया था, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि अगर आपको वो पूरा नहीं पता है तो आपको इतना तो पता ना, 352 दिया गया था, ठीक। हम ये जानते हैं कि रेडियस जब होती है 7 तो सरकमफ्रेंस जो होती है वो 44 होती है। अब मुझे दिया गया है 352, अब मुझे ये निकालनी है कितनी है, ठीक है। तो मैं पता क्या देखूंगा, मैंने कहा कि 44 मैं ऐसा काम कर सकता हूं, 352 में 44 से भाग लगा दूं, लेकिन इससे भाग लगाने के क्रम में भी मैं बेवकूफ़ी करूंगा, समय गवाऊंगा। तो कैसे सोचना है, 44 का दुगना होता है 88, 88 का दुगना होता है कितना, क्योंकि ये मल्टीपल कहीं ना कहीं आएगा। 88 का दुगना होता है 176 और 176 का दुगना ही तो 352 है। तो दुगना दुगना और दुगना कितना गुना हो गया, कुल मिला के 2 गुणा 2 गुणा 2 8 गुना। इसका मतलब मैंने ये सोचा ये कितना है, 8 गुना। ये 8 गुना है, तो अगर मैं इसका 8 गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 56 सेंटीमीटर। ये हो गई इस पूरे बड़े वृत्त की त्रिज्या। और बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर 56 है तो आधे वाले वृत्त की त्रिज्या परिधि वाले किसी, इसमें क्या मैंने ऑप्शन, इसमें 176 क्या कुछ छूटी है भाई, क्या क्या चीज, प्रत्येक वृत्त की परिधि क्या होगी। सरकमफ्रेंस ही पूछी गई है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसको सॉल्व कर गया, ठीक है। उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसमें केवल परिधि पूछी गई है, ठीक है। आप देख रहे हो कि जो रेडियस है वो आधी हुई है, ठीक है ना। आप ये सोचो कि रेडियस अगर 352 थी तो ये कितना हो गया, 56, ठीक है। सॉरी, रेडियस 56 है तो ये 352 है, ठीक। इसका मतलब अगर मैं रेडियस को आधा कर दूंगा तो ये भी आधा हो जाएगा भाई, 352 का आधा कर दो, 176, खत्म बात। इसमें कुछ ऐसा कैलकुलेट नहीं करना था, जो मैंने समझा दिया। ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया इसको ऐसा समझ लेना कि ये त्रिज्या जब पूछी जाती तब मेरे पास 56 आता, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये समझ लेना। लेकिन त्रिज्या नहीं पूछी गई तो इसने सवाल को आसान कर दिया, ठीक है। तो इतना सब भी करने की जरूरत नहीं थी। मैंने ये सवाल है, आप ऐसा समझ लेना, प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या क्या। अगर त्रिज्या पूछी जाती तो जो मैं कैलकुलेट कर रहा था ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर त्रिज्या नहीं पूछी गई है तो इसमें तो ये सब भी नहीं करना था। आपको समझ में आ गया कि परिधि, आपको समझ में आ गया सेंटर से होकर ये निकल रहा है। ये जो पूरी परिधि है छोटे वाले वृत्त की, 352 का आधा कर देना, 176 हो जाएगी। काम केवल इतना था इस सवाल में। हम त्रिज्या के ऊपर जाते तो जरूर वो सारा प्रोसेस था, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा बता दिया त्रिज्या को समझते हुए, लेकिन सवाल में परिधि ही पूछी गई थी। आपको कुछ नहीं करना था, आपको पूरी परिधि का हाफ करना था इस सवाल के अंदर, ठीक है। ये सवाल बहुत ईजी था, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसे ईजी सवाल में भी हो जाती है, कभी कभी टाइम लगा देते हो आप लोग। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आप मैक्सिमम प्लेट अगर निकालेंगे तो सेंटर से होकर निकालेंगे, ठीक है। हम लोग फालतू में इसमें कैलकुलेशन कर गए, ठीक है भाई। एक्चुअली मेरे दिमाग में था कि त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। ऐसी देखो, एक बात बताऊं, ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो ना सवाल पेपर में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं तो हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/11 मीटर व्यास का एक पहिया 4 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। 7/11 मीटर व्यास वाला एक पहिया 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, ये आपको पता लगाना है। तो भाई साहब कैसे पता लगाओगे। अब हमारे पास तो जो डेटा था
7, 44 और 154 का था, लेकिन ये तो 7/11 है। तो मैंने एक एग्जांपल आपके ऐसे भी लिया कि अगर ऐसा कुछ हो तो आपको कैसे तुलना करनी है। ठीक है, आपको पता है कि रेडियस अगर 7 है, सरकमफ्रेंस और ये एरिया है, ठीक है। 7/11 मीटर व्यास है। अगर व्यास 7/11 मीटर का है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, 7/11 गुणा 2, क्योंकि बटे में 2 भी आएगा। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये कितना आ जाएगा कुल मिलाकर 7 जो त्रिज्या आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 7/11 गुणा 2, इसका मतलब 22। ठीक, अब आपको पता है क्या समझना, अगर आप समझ पा रहे हो इसे, कि आप तुलना कराइए इसका, ये इसका कितना गुना है। ठीक है, तो आपने कहा ये कितना गुना है, इसलिए तो मुझे 7 से इसमें भाग लगाना पड़ेगा। जब ये 7 से भाग लगेगा इसमें तो 7 नीचे आएगा तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना गुना, 1/22 गुना है। ये कितना है, 1/22 गुना है। आपसे पूछा गया कि 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। सबसे पहले आप एक चक्कर में तय की दूरी, कोई भी पहिया कितना घूमता है एक चक्कर में, तो एक जैसे मान लीजिए ये पहिया है और ये जो पॉइंट है ये सड़क के टच में आ रहा है, ये कितना घूमेगा एक चक्कर में, एक चक्कर में अपनी सरकमफ्रेंस अर्थात परिधि के बराबर ऐसे घूम जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब एक चक्कर में ये जो पूरा एक चक्कर है यहां से लेकर ये पूरी जो लेंथ है ये कहां चली जाएगी, ये यहां चली जाएगी। एक चक्कर में कितना घूम गया, अपनी पूरी परिधि के बराबर घूम गया। ये इसकी परिधि है, चाहे आप ये परिधि मान लो, एक चक्कर के बाद ये परिधि बन जाएगी। इसका मतलब हमने देखा कि एक चक्कर में जो वृत्त है पूरा अपने इस पूरी लंबाई के बराबर दूरी को तय करता है। ठीक, एक चक्कर में इतनी दूरी तय होती है, तो इसका मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि होती है। तो मैं वृत्त की परिधि जब निकालने गया तो मैंने कहा कि 44 का मुझे 7/22 कर देना है। जैसे 7/22 करूंगा, 22 से 44 कटेगा 2 बार, 2 गुणा 7 करूंगा, इसका मतलब जो त्रिज्या सरकमफ्रेंस होना चाहिए वो होनी चाहिए 14 सेंटीमीटर, है ना भाई, 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, मीटर में है ना 14 मीटर। ठीक है ना, 1/22 14 मीटर। ठीक, 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना चक्कर लगेगा। सात बटे 11 क्यों 22 क्यों किया, 1/22 गुना है ये, तो 1/22 करना है ना भाई। 44 गुणा 1/22 करेंगे 2 मीटर आएगा ये, 1 यूनिट की, मतलब ये सरकम त्रिज्या 1/22 गुना है, परिधि भी 1/22 गुना होगी। ठीक है, तो आप 2 मीटर, यानी इसका मतलब ये है कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7/22 त्रिज्या है तो जो परिमाप है वो परिधि है, परिमाप या परिधि एक ही बात है, वो कितना निकल के आया, 2 मीटर। तो एक चक्कर में चलेगा वृत्त 2 मीटर, तो 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको करना क्या चाहिए भाई लोगों, टोटल डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। एक वृत्त एक बार घूमता है तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। अगर ऐसे ही डिस्टेंस 4 किलोमीटर की दूरी को उसको तय करना हो तो आपसे पूछा गया ये कितने चक्कर में, देखो एक चक्कर में मान लो इतनी दूरी तय करता है, अगले चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, अगले चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, अगले चक्कर में इतनी, एक चक्कर में 2 मीटर तय करता है, एक चक्कर में 2 मीटर तय करता है, एक चक्कर में 2 मीटर तय करता है, एक चक्कर में 2 मीटर तय करता है। 4 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, कितने चक्कर लगेंगे, तो आप क्या कहेंगे 4 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 4 किलोमीटर में 4000 मीटर हो गए, इसको मैं 2 से भाग कर दूंगा, ये कितना आएगा 2, और आंसर क्या आ जाएगा 2000 चक्कर। 2000 चक्कर लगाने होंगे, चक्करों की संख्या, यानी पूरी लेंथ को आप डिवाइड लगा दोगे एक चक्कर की दूरी से, पूरी डिस्टेंस को एक चक्कर की दूरी से डिवाइड लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा चक्करों की संख्या। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी मेरी बात को समझ पा रहे हो तो इसको बहुत तेजी से आपको अप्लाई कर सकते हो। सवाल कभी भी आपके सामने ऐसा आए तो पता कैसे, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा तेज हो जाओ, थोड़ा सा और तेज हो जाओ तो आपको ये आंकड़ा दिखाई देगा। ये आंकड़ा कैसे दिखाई देगा, उत्तर दिखाई देगा। उत्तर कैसे दिखाई देगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है। कैसे, व्यास दिया गया 7/11, त्रिज्या हो जाएगी 7/22। ठीक, जब त्रिज्या
ये स्टेप हम जानते हैं। हमने कहा कि 7 की वैल्यू 7/22 है। हमने मन में सोचा कि 7 की वैल्यू 7/22 है, तो हमने कहा मन में कहा कि 1 की वैल्यू क्या होगी 1/22। तो 1 की वैल्यू 1, तो 44 की वैल्यू क्या होगी 44 गुणा 1/22, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर। जब सरकमफ्रेंस 2 मीटर आ जाएगा, एक चक्कर में देखी गई 2 मीटर आ जाएगी, तो 4000 मीटर को 2 से डिवाइड लगाने पर चक्करों की संख्या भी आ जाएगी 2000 मीटर। थोड़ा सा मन में ये कैलकुलेट करने की कोशिश करो, इजी है, ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करो, बात बन जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना भाई, समझ में आ रही है ना सब बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना काम बढ़ाते हैं आगे। ये तो कर ही लिया था, ये हो गया। हाँ बताइए इस सवाल का जवाब। किसी साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। 2.2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में पहिया कितनी बार घूमेगा? जैसे ही आपने कहा जो व्यास है साहब, जो व्यास है वो कितना है 56 सेंटीमीटर। जैसे ही आपने कहा व्यास 56 है, जैसे ही आपने कहा व्यास 56 है, इसका मतलब आपके दिमाग में चलेगा ना भाई रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, तो आपके दिमाग में चलेगा ना 28। ठीक है, और 28 के अकॉर्डिंगली आपको पूरा पता है तो ठीक है, ठीक है, और नहीं पता साइकिल का एक पहिया, ठीक है, त्रिज्या अगर 7 होती है, त्रिज्या अगर 7 होती है तो सरकमफ्रेंस, मैं बार बार लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत मैं नहीं क्योंकि आप लोग गड़बड़ कर देते हो पढ़ने में, इसलिए मुझे बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, त्रिज्या अगर 7 है तो ये चीज़ हमको पता है, लेकिन त्रिज्या अगर 28 है तो हमने देखा कितना गुना हो रही है 4 गुना, तो सरकमफ्रेंस भी इसकी 4 गुना होगी, और 4 गुना का मतलब कितना हो जाएगा भाई 176 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अगर याद है कि 28 के साथ 176 आता है तो ठीक है, और नहीं है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, वो 3-4 स्टेप को याद रखिए। ठीक है, 4 गुना, ठीक है, यानी मुझे ये पता लग गया कि जो एक चक्कर में जो दूरी है वो कितनी है 4 गुना। अगर त्रिज्या 28 है तो एक चक्कर में वृत्त की जो परिधि है वो कितनी निकल के आ रही है 176 गुना, 176 गुना निकल के आ रही है। और आपको ये बोला गया, ओह कहाँ चला गया, चलो रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। त्रिज्या कितने दी गई है, ये डेटा हम जानते हैं, ये डेटा हम जानते हैं, ठीक, और ये हम जानते हैं, ठीक। हमसे कहा गया त्रिज्या जो है 28 है, हमने तुरंत कहा कि 4 गुना है, इसका मतलब ये भी 4 गुना ही होगा। 4 गुना का मतलब 176, यानी एक चक्कर में जो परिधि निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है 176 गुना, 176 गुना परिधि निकल के आ रही है। 2.2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में पहिया कितना घूमेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि सेंटीमीटर में है भाई, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा और ये किलोमीटर में है। राशियों को एक जैसा बनाना होगा, यूनिट को एक जैसा बनाना होगा। 2.2 किलोमीटर का मतलब है 2.2 गुणा 1000 करूंगा तो ये मीटर में बदलेगा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये पूरा सेंटीमीटर में बदल गया, और इसको डिवाइड लगाना 176 से। बात समझ में आ गई? क्योंकि पूरी इतनी दूरी तय करनी है और एक चक्कर में तय की गई दूरी ये है, तो चक्करों की संख्या जब मुझे निकालनी है, तो चक्करों की संख्या मुझे निकालनी है, चक्करों की संख्या मुझे निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी को एक चक्कर की दूरी से डिवाइड करना पड़ेगा, और एक चक्कर की दूरी वृत्त की परिधि होती है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, पहले एक 0 बढ़ा दीजिए, 11 से काटो 2 बार, 11 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 1 बार, 16 बार, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो इसको, ठीक है, ये काटिए 8 बार, आपके पास आ जाएगा 1000 बटे 10,000 बटे 8 का मतलब हो गया 1250, ठीक है। लेकिन अगर ये जो मैंने प्रोसेस बताया इसको सोचोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। इसमें समय लगाओगे, ऐसे गुणा करोगे, ऐसे करोगे तो फिर मज़ेदार नहीं रहेगा उतना, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओ, चीज़ें आसान है। इसको आप नोट करो। अगर आप ये गुणा वाला तरीका, मैं दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएं, ठीक है। व्यास दिया गया 56, ठीक है, व्यास कितना दिया गया 56, ठीक है, व्यास रेडियस होता है, डायमीटर होता है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 28। जिस वृत्त की त्रिज्या 28 है उसका
परिधि क्या होगी, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 28। आप इसको कैलकुलेट करो, 4 बार कटेगा, ठीक है। 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 176। ठीक, मैं ये चाहता हूं कि आप ये कैलकुलेट ना करें, बस इतनी सी बात मैं चाहता हूं। जब ये कैलकुलेट नहीं करेगा तो आप करोगे तो आपको उत्तर दिखेगा। जैसे 7 का 4 गुना और 28 के सापेक्ष जो परिधि है आपके पास क्या दी गई, 176। आपके दिमाग में पहले ही आना चाहिए 176, आप इतना पेपर वर्क ना करें, ठीक है। वो इस वजह से मैंने ये पूरा डिटेल आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। वो ऐसा नहीं करें कि आप हर सवाल में इतना पेन चलाएं, पेन आपको नहीं चलाना है, ठीक है। वो आपको दिखना चाहिए 176, ठीक है। ये कैलकुलेट जो आप करते हो इसको बंद करो थोड़ा सा, और जो मैं बताया है मैंने उस चीज़ पे फोकस करो। चलिए 176 आ गया, ठीक है। अब बाकी काम वही है कि 2.2 में 176 किलोमीटर में 176 से भाग लगाना है। ये हमने कर ही लिया, ये कर ही लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी त्रिज्या दी गई है 528 मीटर, ठीक है। पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है। क्या बोल रहा है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी बाहरी त्रिज्या कितनी दी गई है, कितनी दी गई है भाई, परिधि दी गई है 528, यानी ये डिस्टेंस, पूरा ये डिस्टेंस जो है 528 मीटर का। सबसे पहले आप इसकी त्रिज्या निकालेंगे, बाहर वाले की त्रिज्या मुझे नहीं पता, लेकिन सरकमफ्रेंस पता है, परिधि पता है कितनी है, 528 मीटर की, ठीक। और बोला गया ये रास्ता जो है 14 मीटर चौड़ा है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 14 मीटर का है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल करने की लागत कितनी आएगी, यानी पथ कौन सा है। तो आप कहोगे पथ है साहब ये वाला, ये जो है, ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते को समतल करने का कैसे निकलेगा। तो ये एक रिंग बन गई, और रिंग का एरिया कैसे निकलता है, रिंग का एरिया कैसे निकलता है, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर से। यानी बड़ा R पता होना चाहिए, छोटा r पता होना चाहिए। बड़ा R पता नहीं है, लेकिन बड़ा R निकालना पड़ेगा 528 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। छोटा r उसमें से 14, बड़े R में से 14 घटा देंगे तो छोटा r आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा R निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाई r, 2 पाई r की वैल्यू, यानी बड़े वाले R की वैल्यू आपको निकालेंगे। तो 2 पाई r का जो मान है वो कितना दिया गया, 528। यहां से इस R को निकालेंगे, ठीक है। लेकिन R आप कैलकुलेट ना करें, R आपको दिखे, जो मैं तरीका बताता हूं, तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान रहेंगी। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर 528 की परिधि है, अगर 528 की परिधि है, ठीक है, 528 है ना, हाँ 528 की परिधि है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे सोच पा रहे हो तो आप मेरे तरीके को सही तरीके से ले जा पा रहे हो, और इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो, पेन चला रहे हो, तो फिर वो तरीका अभी आप बेसिक से काम करो, ठीक है। वो तरीका अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आएगा। मेरा कहने का मतलब जो रेशियो वाला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको आंकड़ों को देखते ही वो चीजें दिमाग में आए तो ठीक है, लेकिन आप उसके लिए पेपर वर्क कर रहे हो। मैंने तो एक एक सवाल आपको समझाया, इस वजह से मैं पेपर वर्क कर रहा था, ठीक है। तो आपको उस पेपर वर्क यानी पेन चलाने से बचना है, और नहीं तो आप उस पर प्रयास करो और इस तरह से पहले निकालने का कोशिश करो, फिर धीरे धीरे करके उस पर भी महारत हासिल हो जाएगी, हो जाएगा काम, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे परिधि कितनी दी गई है, 528, ये 44 का कितना गुना है। अब मुझे परिधि का पूरा टेबल 528 वाला मुझे नहीं पता, तो मैं जैसे 44 से डिवाइड लगाता हूं तो मुझे दिखना चाहिए 528, 44 से भाग लगाऊंगा, एक बार जाएगा 44 हो जाएगा, फिर 2 बार, यानी 12 गुना है। अर्थात त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 12 गुना, और 7 गुना 12 करूंगा तो त्रिज्या कितनी आ गई, 84। अगर त्रिज्या आपको इस तरीके से क्लियर तरीके से 84 नजर आ रही है तो आपके लिए ये वाला मेथड जो है वो काम कर रहा है, और आपको बातें समझ में आ रही है, आप बाकी लोगों से आगे हो। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो और इसको समय इसमें लगा रहे हो, तो आप इसी तरीके से भी काम करो, और उस बात को भी सोचो, उसको जो मैंने समझा दिया उसको उस तरह से भी सोचो और ऐसे भी सोचो, ठीक, ठीक है। मैंने ये कहा, मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर आप इसको 44 से डिवाइड लगाते हो तो आपके पास कितना आएगा, ये
1 12, यानी कितना गुना है ये 12 गुना है। इसका मतलब इसकी जो कैपिटल आर होगी वो क्या होगी 7 गुना 12 होगी। क्यों होगी 7 गुना 12? 7 गुना 12 क्यों होगी भाई? 84। क्यों होगी 7 गुना 12? क्योंकि 528 44 का 12 गुना है और 44 के अकॉर्डिंग त्रिज्या 7 होती है और 7 को की मुझे 12 गुना करना पड़ेगा, यानी जिस वृत्त की जो परिधि है वो 528 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी 7 गुना, यानी 12 गुना, यानी 12 गुणा 7, यानी 12 गुणा 7 का मतलब 84। ये तुरंत आपके हिट करना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे होगे। 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान दिया गया है 528, 44 में मैंने पूरा काट दिया इसको भाई, इसको ऐसे समझ लेना, ठीक है। 1 बार और 2 बार, आर का जो मान हो जाएगा 12 गुणा 7 बराबर क्या हो जाएगा 84, आर बराबर 84। जो हम ये पेपर वर्क कर रहे हैं इसको हमको रिमूव करना है, धीरे धीरे करके चीज़ें बन जाएंगी। आप ऐसे अगर आप उस पर उतना तेज काम नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे काम करो जैसे हम बचपन में ऐसे करते थे, ठीक है। 10th क्लास में 9th क्लास में ऐसे सवाल आते थे, ठीक है, ठीक है। अपने आप चीज़ें बनेंगी, उसको चिंता मत करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चीज़ें बनने लग जाएंगी, ठीक। तो मुझे ये समझ में आ गया जो वाहिद त्रिज्या है वो कितनी है 84। अब मुझे एरिया निकालना है। तो भाई साहब पाई का मान तो 22/7 ही होता है, वाहिद त्रिज्या 84 का स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या 84 में से ये पूरी यहाँ से लेकर ये 84, इसमें से 14 घटा दूंगा तो ये कितनी बचेगी, तो बचेगी ये आपके पास 84 में से ये 70 बचेगी अंदर वाली त्रिज्या। तो ये कितना हो गया 70। बस इसको अगर मैं इसको हल करूंगा ना भाई तो इस पूरे का क्षेत्रफल आएगा, ये पूरा का क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा, ये पूरा क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा। और पूरा क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, पूरा क्षेत्रफल किस में आएगा वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर का जो लागत है वो 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो पूरे समतल को पूरे जो क्षेत्रफल को समतल करने की लागत क्या आएगी ये इसमें से पूछा गया। तो जो भी एरिया आएगा उसमें आप 10 का गुणा कर देंगे तो आपके पास टोटल लागत आ जाएगी। ये यहां से लेकर ये वर्ग मीटर में आएगा, एरिया आएगा उस पथ का। 1 वर्ग मीटर का जो कीमत है वो 10 है, तो इतने वर्ग मीटर कितनी कीमत होगी, इसलिए 10 से गुणा कर दिया। उसको आप हल करो। हल करने के क्रम में एक बात को याद रखना, अभी दोबारा नहीं आएगा तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है क्योंकि मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया वो 22/7 आया, बाहर का जो ये था और अंदर की रेडियस 70 का स्क्वायर थी, और गुणा कर दूंगा 10 को। जब आप इसको हल करोगे तो हल करने के क्रम में इस चीज़ को याद रखना कि 22 से इसका स्क्वायर करके घटाने की कोशिश मत करना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देना। 84 में से 70 जाएंगे तो क्या बचेंगे 14, फिर a प्लस b लगा देना और इसको मैं जोड़ूंगा तो आएगा 154, गुणा कर दूंगा 10 का। ये कटेगा इसमें 2 बार और बाकी सब का गुणा कीजिए और उत्तर बताइए इसमें क्या है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक। तो आज हम लोगों ने ये रेशियो का खेल यहाँ पर सीखा, उस पर थोड़ा थोड़ा सा काम कीजिए, चीज़ें बनेंगी, ठीक है। हमको बेसिक फार्मूले, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बनानी है, और बाकी कोई भी चीज़ अगर ऐसी दिखती है जिससे हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं, बाकी लोगों से तेज़ निकल सकते हैं, तो उस पर भी हमको काम करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में ये याद रखिएगा, जो मैंने 4 टेबल आपको लिखवाई हैं उसमें से कम 2 तो आपको याद होनी चाहिए, शुरुआत वाली, ठीक है, 7/44 वाली, ठीक है, 7/44 154, कम से कम एक ही याद हो तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसी से सारे लग जाएगा, ठीक है। तो आगे भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, मैं आपको कराना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगले वाले सवाल जो जैसे ये सवाल है ये इसको अपने आप करो, अभी बताया गया जो तरीका है उससे करो। कितना समय लगेगा इस सवाल को अगर मैं आपसे बोलूं करने के लिए, आप कितना समय लगाएंगे, तो मेरे हिसाब से समय कितना लगना चाहिए पता है, इस सवाल को देखते ही 88 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। एक कितने चक्कर लगाता है 1000 चक्कर। मेरे दिमाग में तुरंत गया कि अच्छा 1000 चक्कर 88 किलोमीटर, यानी 88,000 मीटर जब तय करेगा तो 1000 चक्कर लगेंगे, तो एक चक्कर में दूरी हो गई 88,000 बटे 1000 क्या हो गया 88 मीटर। एक चक्कर की दूरी अगर 88 मीटर है, ठीक है, ठीक है, तो अगर एक चक्कर की दूरी क्या होती है परिधि, अगर एक चक्कर की दूरी यहाँ पर 88 मीटर है, 88 मीटर है,
88 मीटर है। तो 44 का हो गया दुगना, तो यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 के दुगनी, त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। व्यास हो गया त्रिज्या का दुगना, क्या हो गया 28 सेंटीमीटर। उत्तर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा काम करो, जो मैंने आपको क्या बोला पेपर वर्क, विदाउट पेपर वर्क, तो इस पे काम करना है आपको, ठीक है ना। जो चीज़ बताई गई वो बेहतरी के लिए है, ठीक है, तो इस पे आपको फोकस करो थोड़ा सा। ये हमने कर लिया, इसको बाद में करेंगे। इसको चलिए, इसको सवाल को कीजिए जल्दी से। किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय करने कितना पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात करें। बिना पेंचलाई करने की कोशिश करना एक बार। ये आंकड़ा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। 1.75 मीटर त्रिज्या है। अब आप कहोगे त्रिज्या के लिए मुझे तो केवल ये पता है 7, 44 ये परिधि हो गई और ये इसका एरिया हो गया, लेकिन 1.75 का क्या करूं। आप एक बात बताओ कि मैं ये कहता हूं कि 175 लिखा है, कितना गुना है 25 गुना, तो ये 1.75 गुना कितना है 0.25 गुना, बस खत्म बात। परिधि कितनी होगी तो इसमें गुणा कर दीजिए, कितनी हो जाएगी, एक चक्कर की दूरी 44 गुणा 0.25, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर। अब 44 गुणा 0.25 करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास उत्तर क्या आ जाएगा 44 गुणा, देखो त्रिज्या कितनी हो गई 1.75, और इसमें अगर मैं 0.25 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा पूरा इसका एक चक्कर की दूरी, और एक चक्कर की दूरी को 11 किलोमीटर में मैं डिवाइड लगा दूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप बिना पेंचलाइज को करने का कोशिश करें, थोड़ा सा सोचिए बात को। पूरा प्रोसेस आपके सामने है, आप बेसिक से भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं जो बात आपको बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा काम करना है आपको आगे से। अगर आप इसको बेसिक से कर पा रहे हैं कीजिए आप बेसिक से, लेकिन मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूं उस पर भी काम कीजिए। मैंने कहा कि त्रिज्या कितनी है, आप सोचो कि 7 का कितना, 7 का 25 से गुना करने पे इतना आता है, तो ये कितना हो गया 25 गुना हो गई। पहली बात ये हो गई, ठीक, 0.25 गुना, सॉरी 0.25 गुना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करो, सॉरी परिधि क्या हो जाएगी 44 गुणा 0.25 गुना, और ये दूरी कितनी है 11 किलोमीटर। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर, और ये कितना आ गया 44 गुणा 0.25। मैं ये बस ये चाहता था कि अगर आपके पास ये आए तो 44 गुणा 0.25 का जैसे गुणा करके मैं टोटल परिधि निकालने की बात कर रहा था। अब निकालो मत, ठीक। अब ये सोचो कि 11 से 44 कटेगा 4 बार, देखो ये 2 0 में लगा दूंगा, ये पॉइंट हट गया, 11 से कटेगा 4 बार, ठीक है ना। ये 2 0 इसके जाएंगे 4 बार, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1000, ठीक है। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन अगर आपको विजुलाइज आप कर पाओगे, चीजें आपकी अच्छी बनेगी डेफिनेटली। 44 गुणा 0.25 मत करना, 11 किलोमीटर को देखो ये कितना है 11,000 मीटर है, ठीक है, 11,000 मीटर। इसमें आपको डिवाइड लगाना है 44 गुणा 0.25 से, 11 से 44 कटेगा 4 बार, ठीक, ठीक है। और 25 0.25 था, उसमें 2 0 बढ़ा के वो 4 बार, 2 0 का मतलब ऊपर आप 100 बढ़ा रहे हो, तो 25 से 100 कटेगा 4 बार, 4 से 4 कट गया, खत्म हो गई पूरी कहानी, बचेगा 1000, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके आओ, थोड़ा सा आंखों में नंबर को लेके आओ, दिमाग में ये नंबर आपको विजुलाइज होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपकी बेहतर होंगी, ठीक। नहीं तो आप बेसिक से सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बताया, 2πr पूरा फार्मूला लगा के आप, ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये हमने कर लिया। अब इस तरह के सवाल स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूँ, नहीं 2-4 सवाल कर ले सकते हैं हम। एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, तो वो जो रेशियो वाला काम था उस पर एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हुए थे, बेसिकली वो सारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको शीट प्रोवाइड करा रहा हूँ उसी में से उस टाइप से क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन आप उसको देखोगे तो कई जगह इस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। तो अब थोड़े से आगे के कुछ अलग से सवाल हैं। एक वृत्त की त्रिज्या जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक वृत्त है, उसकी ये जीवा है और ये इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है,
और जीवा की लंबाई भी त्रिज्या के बराबर है। जब ऐसा है तो भाई एक समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर, किसी भी समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे भी सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर 60 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया। पीछे जा रहे हैं क्या, आगे बढ़ना चाहिए। ये भी कर लिया। अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर। दीर्घतम जीवा की लंबाई क्या होगी। दीर्घतम जीवा से मतलब ये होता है, एक जो वृत्त होता है ना भाई, सबसे छोटी जीवा मान लो ये है, फिर उससे भी छोटी होगी, फिर बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी। आप देखोगे जो सेंटर से होकर निकल के जाएगी ना जीवा, वो सबसे बड़ी होगी, फिर जीवाएं छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो केंद्र से निकलने वाली जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है। लॉन्गेस्ट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, ठीक है। डायमीटर जो होता है यानी वृत्त, सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। तो व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, और यही पूछा गया सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या है। लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, डायमीटर ऑफ द सर्किल होता है। आपको यह बोला गया वृत्त का क्षेत्रफल 324 पाई है। अब देखो एक बात बोलो, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, इससे आपको रेडियस अगर निकालनी है तो आप 154 का ये जो कितना गुना है, आप ऐसा मत करो सॉल्व, ठीक है। ये पाई में दिया गया है, ठीक है। आप एक बात बताओ, इसको तो आप, अब यहां पर मैं ये देख पा रहा हूं, तो देखो इसके लिए जैसे ये पाई में दिया गया, तो आसान क्या है, हम सभी जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर का मान आपको दिया गया है, कितना है 324। तो हम ये देखते हैं पाई से तो पाई कट गया ना भाई। अब आर स्क्वायर का मान 324 है, तो वर्गमूल 324 का मतलब क्या हो गया, तो आप बोलेंगे 18 हो गया। तो ये चीज आपको उस रेशियो से कंपैरिजन करो, उससे पहले ही दिखाई दे रही है। तो अब इसमें अब वो रेशियो वाला तरीका नहीं लगाओ कि 154 का मान अगर 324 पाई है तो एक का मान क्या होगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, वो तरीका मत लगाना यहाँ पर। तो हर तरीके की अपनी एक अप्रोच है। सभी क्वेश्चन पहले वाले तरीके से सॉल्व करने की कोशिश मत करें, और सभी क्वेश्चन इस दूसरे वाले तरीके से सॉल्व करने की कोशिश मत करें, जहां पे समय बचाए, समय के बचाने के अकॉर्डिंगली तरीकों का इस्तेमाल करें। और वो मैं आपको सिखा दूंगा कहाँ पे आपको क्या लगाना है। तो पहले वाले जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें आप रेशियो का इस्तेमाल करें, और अब जो सवाल है उसके लिए आप बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे ये मुझे दिखा गया था, ठीक है। बहुत छोटी बातें हैं, आप ऐसा मत सोचो कि बातें छोटी हैं तो ये हमको पता है इसको क्या पढ़ना। आप सारी बात को सीखो। मैं हर तरीके के क्वेश्चन लिखूंगा अभी, आप उसकी चिंता मत करो। जैसे अब मैं ये तुलना करूंगा, ये जो मुझे दिया गया है पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया 324 पाई, तो पाई से पाई कट गया। अब मुझे पता है कि आर स्क्वायर इतना है, तो आर बराबर 18 है। आर 18 है तो त्रिज्या अगर 18 है, तो त्रिज्या अगर 18 है, त्रिज्या 18 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 18 गुणा 2 हो जाएगा, अर्थात क्या हो गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो ये मुझे वैसे ही दिख जाएगा। अब मैं कहूँगा नहीं साहब 154 का मैं पहले ही तरीके से इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक का डिग्री का मान क्या होगा, तो एक इतने यूनिट बराबर इतना, तो कितना होगा 324 बटे 54 पाई। फिर कहूँगा 7 का मान कितना होगा 324। अब कर सकते हो ऐसे, लेकिन ये समझदारी है क्या यहाँ पर इसको ऐसे करना। फिर 7 का मान क्या होगा 324 पाई बटे 154 गुणा 7। ये समझदारी तो नहीं है भाई इसको सॉल्व करना है इसको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तो ये ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है अपना बेसिक तरीका, ठीक। आप करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे। तो हमने कहा कि जहाँ से समय बचाना भाई मेरे, वही उनको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना, वही करना चाहिए। एक वृत्ताकार पथ का बाह्य तथा आंतरिक व्यास 728 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर हो तो पथ की चौड़ाई कितनी होगी। पथ की चौड़ाई कितनी होगी। आंतरिक व्यास का मान दिया गया है। एक वृत्ताकार पथ है, बाह्य व्यास 728 है बाहर वाले वृत्त का, आंतरिक व्यास अंदर वाले वृत्त का व्यास कितना दिया गया, ये 700 दिया गया है। बाहर वाले का कितना दिया गया 728, ये इसका मान कितना दिया गया 728 दिया सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे पूछा गया रास्ते की इस पथ की चौड़ाई क्या है। आप एक काम करो, ये सेंटर है सब, ठीक। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा समझना, इसका अंतर ऐसे ही आ चुका है कि आप 700 में 728 में 700 को घटा दें तो 28 आएगा,
और 28 का आधा कर दें तो रास्ते का काम आ जाएगा, रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी। अब ये क्यों हुआ? आप देखो यहां से जब आपको पता पूरा व्यास 728 का, तो आधा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये जो आधा है ना, कैपिटल आर मैं इसको मान लेता हूं, ये है 700 का आधा 350, 350 और 14 कितना हो जाएगा? 364। ठीक, अब ये पूरा 700 है, तो यहां से लेकर ये कितना हो जाएगा? इतनी दूरी स्मॉल आर कह देता हूं इसको, ये हो जाएगा 700 का आधा 350। 364 में 350 घटा दोगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 364 में से 350 को घटा दो, 350 आएगा। 700 का आधा कितना आ जाएगा? 14। हमने क्या किया, जब व्यास था मेरे पास उसका आधा किया तो त्रिज्या आई, और त्रिज्या का डिफरेंस देखा तो वही रास्ता का चौड़ाई आई। ठीक है, पहले हमने आधा किया तो त्रिज्या आई, फिर आधे का अंतर देखा तो रास्ते की चौड़ाई आई। हम इसको ऐसा भी कर सकते थे कि पहले हमने आधा करके जो अंतर निकाला है, हम अंतर निकाल के आधा कर दें तो चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी हमको। ठीक, अंतर निकाल के आधा कर दें, तो वही मैंने कहा कि 500 हमने क्या किया, आधा करके अंतर निकाला। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अंतर निकाल के आधा कर दो। 728 और 700 का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 28, और इसका आधा कर दो तो यही रास्ते का क्षेत्रफल तो चौड़ाई है। मेरी बात समझ पाए? तो ये आपको समझाया मैंने, और इसको आपको किस तरह से डील करना है ये समझाया मैंने। तो दूसरे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे छोड़ता हूं मैं, और कल फिर मिलता हूं।